हेलो फ्रेंड्स, 50-50 स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज में जीके जीएस के हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन हम डालने का प्रयास करते हैं। इसमें एक रेशियो के रूप में आपको क्वेश्चन डाला हुआ रहता है और कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि आगामी एग्जाम्स के लिहाज से ये क्वेश्चन सेट तैयार किया गया है। और ध्यान रखेंगे कि बीपीएससी पीटी एग्जाम के साथ साथ बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सिविल कोर्ट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, रेलवे की अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होगा। आगामी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है आपको। सेट नंबर 124 है और इसके पहले का भी सेट अगर आपको देखना है या रिवीजन इसका करना है या पीडीएफ इसका लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। हमको पता है कि कितने स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ते तो जरूर है, लेकिन पीडीएफ लेके टेलीग्राम चैनल से फिर हट जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए आपको बता दें कि वैसे स्टूडेंट जो पीडीएफ लेके टेलीग्राम से हटते हैं, तो वैसे स्टूडेंट को आगामी एग्जाम्स के लिए जो हम क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार करेंगे उनके लिए वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो जुड़ के रहिए, आप ही के लिए फायदा होगा। वहां किसी भी प्रकार का गलत कंटेंट तो नहीं डाला गया है, आपके ही आगामी भविष्य के लिए उसमें क्वेश्चन डाला जाएगा जो कि आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। फिर बाद में चिल्लाते जब रहेंगे कि सर वो क्वेश्चन दीजिए तो नहीं मिल पाएगा आपको क्वेश्चन। ऐसे स्थिति में टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, पीडीएफ लीजिए इसका और रिवीजन पूरा कीजिए, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका रिजल्ट पीछे न रह जाए। रिजल्ट के लिए आपको इस तरीका का क्वेश्चन तैयार करके दे रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम के लिए होगा फ्रेंड्स। तो इसका पूरा रिवीजन कीजिएगा, चाहे तो यूट्यूब पर देखते हैं तो इसका पूरा सॉल्यूशन सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू का क्वेश्चन बढ़िया दे दिए और लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन लॉलीपॉप दे दिए, ऐसा नहीं होता है। आप पूरा क्वेश्चन सुन के देखेंगे, पूरा क्वेश्चन आप इसका रिवीजन करके देखिएगा, उसके बाद पता लगेगा कि हाँ किस तरीके से हम क्वेश्चन डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, एक ही उद्देश्य है, बार बार कहते हैं एक ही उद्देश्य है, रिजल्ट पीछे ना रहे, रिजल्ट हमेशा तैयार रहे हमारा एग्जाम से पहले ही। तो इसके लिए ये सेट प्रैक्टिस तैयार किया जा रहा है। आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ऐसे स्टूडेंट को जो तैयारी करने के लिए अग्रसर है और तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही एक जरिया है जो इसे शेयर कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको भी मेरे लिए करना ही चाहिए, तो करिएगा अगर आपकी मर्जी, अगर आपको ऐसा लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो। चलिए आज 124 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ जरूर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर और रिवीजन पूरा करने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन है, रतले पनबिजली परियोजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं दिया गया है? पहले देखेंगे रतले पनबिजली परियोजना यह है कहां, किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान देंगे, रतले पनबिजली परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट का पनबिजली परियोजना है और इसके लिए 5281.94 करोड़ रुपया का निवेश केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। क्लियर? ध्यान रखेंगे, यह रतले पनबिजली परियोजना पर एक बांध का आधारशिला जून 2013 में रखा गया था मनमोहन सिंह के द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा। क्लियर? इसके अलावा फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि चिनाब नदी पर अन्य भी परियोजनाएं हैं जिसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर तो सही आ जाएगा आपको, यह जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिला में स्थित है रतले पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर। क्लियर? चिनाब नदी पर अन्य परियोजनाएं की बात कर लेते हैं जल्दी में। तो कीरू पनबिजली परियोजना, यह परियोजना की कुल क्षमता जो है वो 624 मेगावाट है, जो चिनाब नदी किश्तवाड़ जिला में ही जम्मू कश्मीर में मौजूद है। दूसरा है पकलगल पनबिजली परियोजना, यह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी की सहायक मारूसुगर नदी पर प्रस्तावित एक जलाशय आधारित योजना है। दुल्हस्ती पावर स्टेशन जो है तीसरा नंबर पर आता है, दुल्हस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर। यह पावर स्टेशन 390 मेगावाट क्षमता वाली रन ऑफ द रिवर स्कीम पर आधारित है। यह भी चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करती है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे सलाल पावर स्टेशन, यह एक रन ऑफ द रिवर स्कीम के तहत ही बनाया गया है और इसके तहत 690 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का उपयोग किया जाता है। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हम इंपॉर्टेंट कंटेंट ही आपको बना के देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्यूशन कर देने का प्रयास करते हैं। एक तरह से मान के चल सकते हैं कि हम आपको चैप्टर ही रख देते हैं यहाँ पे खोल के, तो आपके लिए रिवीजन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे भी इसको देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय जिला जो है वहां पर कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इस पक्षी अभ्यारण्य को कनवार ताल, अब ताल का मतलब देखेंगे, ताल का मतलब झील होता है, तो इसे कनवार ताल या इसे कावत ताल के नाम से भी जाना जाता है।
और इसे पक्षी बिहार का दर्जा जो है वो भारत सरकार के द्वारा 1989 ईस्वी में दिया गया। 1989 ईस्वी में इसे पक्षी बिहार का दर्जा दिया गया था। क्लियर। इसके अलावा बिहार के विभिन्न प्रकार के उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और पक्षी बिहार की बात कर लेते हैं और उससे संबंधित जिला की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य जो बिहार के अररिया जिले में स्थित है, गोगावीर पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, नागी डैम और नकटी डैम झील जो है वो बिहार के जमुई जिला में स्थित झील है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार के गया जिले में स्थित है, सलीम अली जुब्बा साहनी एवं बरेला पक्षी अभ्यारण्य जो है वो बिहार के वैशाली जिला में स्थित है, और कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार की बात करेंगे तो वो बिहार के दरभंगा में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। आप देखेंगे एक फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। फिगर में क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस निकालने के लिए दिया हुआ है, और फिगर में दिया हुआ है कि R1 बराबर दिया हुआ है 3 ओम और R2 बराबर भी 3 ओम दिया हुआ है, लेकिन R1 और R2 जो है ना वो श्रेणी क्रम में है, और जो R3 है वो है आपका समानांतर क्रम में। तो चूंकि R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, R1 और R2 श्रेणी क्रम में स्थित है। क्लियर, स्थित है, तथा R3 जो है वो किसमें, समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में स्थित है। क्लियर। तो पहले बात की R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, क्योंकि बाद में पूछ रहा है अंतिम सभी मिलाकर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले R1 प्लस R2 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। क्लियर। पहले तो ये श्रेणी क्रम में है, अब बाद वाला जो है R3 वो समानांतर क्रम में है, तो पहले तो R1 और R2 को समानांतर क्रम में ले आएंगे। क्लियर। तो तुल्य प्रतिरोध यानी R डैश बराबर निकालने के लिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर लगा हुआ रहता है तो R बराबर रेसिस्टेंस निकाले, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 होता है। क्लियर। तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्लियर। बराबर कितना दिया हुआ है, 3 ओम प्लस 3 ओम R2 बराबर, यानी कि R डैश बराबर कितना आपका निकल गया, 6 ओम निकल गया। अब ये R डैश और R3 ये दोनों का हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो R1 R डैश और यानी प्लस R3 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अब तुल्य प्रतिरोध, अब दोनों समानांतर में हो गया, तुल्य प्रतिरोध यानी कि हम कह सकते हैं R डबल डैश हमको निकालना है, क्या, R डबल डैश, तो 1/, क्योंकि समानांतर क्रम में है तो समानांतर क्रम में 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो 1/R डैश प्लस 1/R3। क्लियर। 1/R डैश बराबर कितना निकला है, 6 ओम, प्लस 1/R3 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। 6 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 3/6 हो जाएगा। ये निकला कितना, 1/R डबल डैश बराबर, अब R डबल डैश यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो 6/3 हो जाएगा, अर्थात इसको इससे काट दीजिएगा 2, यानी R डबल डैश समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो हो जाएगा आपका 2 ओम, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा इनमें से कौन सी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को इस तरीका से सजाया हम कि कोई भी पोर्शन आपका नहीं छूटे जीके जीएस में, इसलिए ये से प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है इसमें से, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद तो इतना प्यार देते हैं, और भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, निश्चित तौर पर ये चैनल आपके लिए तैयार रहेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट को भी बनाते रहेगा। भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा कौन सी है, तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शनों की कुल संख्या, अब देखेंगे दर्शन कौन कौन से हैं। क्लियर। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है वो सांख्य थी, इसके प्रतिपादक जो है वो कपिल मुनि को माना जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई, बल्कि इसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई। क्लियर। इसकी उत्पत्ति प्रकृति, क्योंकि उस समय ईश्वर शब्द की चर्चा ही नहीं थी, प्रकृति से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। सांख्य दर्शन पहले भौतिकवादी थी, बाद में आध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जो है
वो यथार्थ ज्ञान से ही संभव हो सकती है। क्लियर। अब देख लेंगे सभी प्रकार के दर्शनों की बात कर लेंगे और उसके प्रतिपादक। तो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक या कनाद, यहीं पर लिखेंगे उलूक या कनाद थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम और वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण थे। क्लियर। तो दर्शनों की संख्या भी ध्यान रखेंगे। दर्शनों की कुल संख्या कितनी थी? 6। मीमांसा, वैशेषिक, योग, न्याय, वेदांत या उत्तर मीमांसा तथा सांख्य दर्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? कौन सा एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है? तो ध्यान देंगे, एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो दाया होता है। तो आंसर मिलेगा दाया, आपका सही आंसर होगा। क्लियर। अब एक वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से 3 फाइल होते हैं। एक वर्कबुक में वर्कबुक जो होते हैं उसमें डिफॉल्ट रूप से 3 फाइल होता है। वर्कबुक जो होता है वो आप कहेंगे वर्कबुक क्या है? तो वर्कबुक जो है वो एक्सेल प्रोग्राम में काम करने के लिए निर्मित फाइल को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। क्लियर। एक्सेल में रो और कॉलम का मिलान बिंदु सेल कहलाता है। एक्सेल में एक्टिव सेल कंटेंट जो होते हैं वो फॉर्मूला बार पर दिखाई देते हैं। आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को टेम्पलेट कहा जाता है, जिसमें फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग तो होती है पर इसमें डेटा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी समय में बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन हेतु एलिवेटेड टैक्सीवे प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा किसे बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। ये इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है उसमें एलिवेटेड टैक्सीवे प्रणाली को लागू किया गया है। अब ये क्या है जरा इसको समझिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों की यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 14 जुलाई 2023 को अपने 2.1 किलोमीटर लंबे ड्यूअल लेन एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे का उद्घाटन करेगा, जिसे विमान में प्रतीक्षा समय 20 मिनट से लेकर 25 मिनट से घट जाएगा और मात्र 10 मिनट रह जाएगा। कहने का मतलब है ये एलिवेटेड टैक्सीवे क्या है जरा इसको समझिएगा। एलिवेटेड टैक्सीवे जो है वो या जब प्लेन उतरती है हवाई अड्डा पर, तो वहां क्या होता है कि प्लेन अपने रनवे पर लगी हुई रहती है। क्लियर। प्लेन अपने रनवे पर लगी हुई रहती है, या जिस समय इस पर अपलोडिंग होता है यानी यात्री लोग बैठते हैं उस समय तक यह रनवे पर मौजूद होता है। अब कोई दूसरा प्लेन जो होता है वो अगर उसी रनवे से गुजरना है उसको, तो उस रनवे से वह गुजर नहीं सकता। इसका मतलब है कि पीछे वाला जो हवाई जहाज होगा, प्लेन होगा, उसको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो 20 से 25 मिनट तक इसको वेट करना पड़ जाता था। क्लियर। ऐसे स्थिति में एलिवेटेड टैक्सीवे बना दिया गया है। कहने का मतलब एक पुल बना दिया गया है, रनवे के ऊपर ही एक पुल बना दिया गया है। क्लियर। अब इस पुल पर जो इंतजार करने वाली, जो आके रुकने वाली और तुरंत बाद जो इंतजार में होगी, वो उनको रनवे से हटा दिया जाएगा प्लेन को, और एलिवेटेड टैक्सीवे पर उसको लगा दिया जाएगा। क्लियर। और जो आगामी जो उड़ने वाला, उड़ान भरने वाला जो प्लेन होगा उसको अपना रनवे पर ले जाया जाएगा। इससे 20 से 25 मिनट टाइम घट जाएगा, इंतजार घट जाएगा और 10 मिनट हो जाएगा। क्लियर। इससे 1 घंटा में कई 100 लीटर पेट्रोल की बचत हो जाएगा। क्लियर। माना गया कि 500 लीटर, 1 घंटा में 500 लीटर पेट्रोल का बचत भी हो जाएगा इससे। इस एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया जाएगा। कैंपेगौड़ा की बात करेंगे। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? तो आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति जो होते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिक निधि, जिस समय संसद सदन में बैठा हुआ होता है उस समय पैसा की जरूरत अगर भारत सरकार को हो गई तो संसद सदन की अनुमति से राष्ट्रपति संचित निधि से पैसा तो दे देते हैं, लेकिन अगर संसद सदन बैठा हुआ नहीं है, उस समय आकस्मिक जरूरत पड़ गया धन की, तो ऐसे स्थिति में एक आकस्मिक निधि, अंग्रेजी में कंसोलिडेटेड फंड होता है सरकार का,
वहां से राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के पूर्व ही धन को निकालकर भारत सरकार को दे देते हैं। लेकिन जब संसद सदन बैठेगा तो इसका जो पैसा निकाल के दिए उसका ब्यौरा संसद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा राष्ट्रपति को। क्लियर है? तो संसद स्वीकृति के पूर्व धन निकासी जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा वो आकस्मिक निधि से होता है। ध्यान देंगे, आकस्मिक निधि की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है और राज्य के विधानमंडल में भी आकस्मिक निधि की चर्चा अनुच्छेद 267 के तहत किया गया है। क्लियर? यह निधि भारत के आकस्मिक अधिनियम 1950 ईस्वी द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवधानाधीन होता है। इस निधि से राष्ट्रपति कभी भी जब कभी भी भारत सरकार को धन की आवश्यकता पड़े और संसद सदन बैठा हुआ सदन में नहीं है तो ऐसी स्थिति में संसद के स्वीकृति के पूर्व ही धन निकाल सकते हैं। लेकिन जब संसद सदन बैठेगा तो ब्यौरा प्रस्तुत करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? व्हिटली अवार्ड। व्हिटली अवार्ड जो है वो उसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ये व्हिटली अवार्ड जो है वो जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार ब्रिटेन स्थित व्हिटली फंड फॉर नेचर नामक धर्मार्थ संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। व्हिटली पुरस्कार की स्थापना 1993 ईस्वी में एडवर्ड व्हिटली के द्वारा की गई थी और 1994 ईस्वी में पहली बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नागालैंड के लांगलेंग जिले के पर्यावरणविद नुकलू फोम को व्हिटली अवार्ड 2021 प्रदान किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी पौधा मानी जाती है या सबसे अच्छे औषधि के रूप में जाना जाता है? क्लियर? तो बारी बारी से देखेंगे। सर्पगंधा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सर्पगंधा नामक पौधा औषधीय पौधा है जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छा औषधि माना जाता है। इसके अलावा कुछ औषधीय पौधे के नाम ले लेते हैं और उसका उपयोग बता देते हैं। क्लियर? तो ध्यान देंगे, औषधीय पौधा में नाम आता है नीम का। नीम का वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम जो होता है वो एजाडिक्टिका इंडिका होता है। एजाडिक्टिका इंडिका होता है और इसका उपयोग वायुनाशक के रूप में, पाचक के रूप में, कफ नाशक के रूप में, चर्म रोधी तथा रोगाणुजनक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में होता है। दूसरा स्थान आता है औषधीय पादप में, वह है तुलसी। तुलसी का बोटेनिकल नाम ओसिमस सेक्सस है। ओसिमस सेक्कम, ओसिमस सेक्कम तुलसी का बोटेनिकल नेम है और इसका प्रयोग खांसी, सर्दी, जुकाम, मलेरिया, दंत क्षय, दंत रोग में किया जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे, बेल नामक औषधीय पादप का प्रयोग, अब इसका वानस्पतिक, बेल का वानस्पतिक नाम एजेल मार्मिलोस है और इसका उपयोग लीवर, कब्ज, आंत की समस्या को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आंवला नामक औषधीय पादप जो है उसका बोटेनिकल नाम एम्बलिका ऑप्सिनेसिस है। एम्बलिका ऑप्सिनेलिस है और इसका उपयोग रक्तपीत, दम्मा, हृदय रोग, अरुचि तथा मूत्र के विकार में किया जाता है। ध्यान देंगे, तो घृत कुमारी जिसका बोटेनिकल नाम एलोवीरा होता है, जिसे एलोवेरा के रूप में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, घृत कुमारी उसका नाम है और बोटेनिकल नाम एलोवीरा है। ध्यान देंगे, इसका उपयोग त्वचा रोग के लिए, दाग धब्बे के लिए, पेट इत्यादि को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अब देखेंगे, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड एटली और लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किया गया था। जरा देखिएगा, लॉर्ड कार्नवालिस जिनका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक एज अ गवर्नर जनरल रहे थे और उन्हें 1805 ईस्वी में बाद में बनाए गए थे। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला और फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमणशील अदालत, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, इसने 1799 ईस्वी में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया था। इसने प्रत्येक जिला में पुलिस थाना की स्थापना की और उस थाने में एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। यही कारण है कि लॉर्ड कार्नवालिस को न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके कार्यकाल में 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना हुई। नियमित जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही
हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या चाकू से गोदकर भारत में ही कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन की बात करें 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा था इनका कार्यकाल, और बंगाल का विभाजन इसी के शासनकाल में 1905 ईस्वी में, सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 ईस्वी में, रेलवे आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में, पुलिस आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय आयोग एवं अधिनियम की स्थापना 1904 ईस्वी में, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? अवमूल्यन किसे कहा जाता है? तो अन्य देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा के मूल्य को कम कर देने की प्रवृत्ति ही अवमूल्यन कहा जाता है, कहलाता है। क्लियर। जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में कम कर दिया जाता है ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो इसे ही अवमूल्यन कहा जाता है। या और भी जान सकते हैं तो प्रशासनिक निर्णय के द्वारा विनिमय दर में की गई कटौती को अवमूल्यन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के लिए अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो पहले एक अमेरिकी डॉलर 70 रुपया के बराबर हुआ करता था। अब एक अमेरिकी डॉलर 77 रुपया के बराबर है, जिसका अर्थ है कि डॉलर के मुकाबले रुपया का अवमूल्यन हो गया, यानी मुद्रा स्वयं के देश का मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया? कम गया। यानी एक डॉलर को खरीदने में अब अधिक रुपये को लगाना पड़ जाएगा, इसे ही अवमूल्यन कहा जाता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, भारत में 1947 यानी भारत की आजादी के बाद अभी तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। भारतीय रुपये का अवमूल्यन क्रम से पहली बार 1949 ईस्वी में हुआ, दूसरी बार 1966 ईस्वी में और तीसरी बार 1991 और 92 में एक सम्मिलित रूप से हुआ था। क्लियर। अवमूल्यन के प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? तो आयात में कमी हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि हो जाएगा, लेकिन आंतरिक मुद्रा के मूल्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? पौधे में अपशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो ध्यान दीजिएगा, पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित होता है। ऑक्सीजन कहां से आता है? जल से आता है। अब यह दिन के समय, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन के समय, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान दिन के समय ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, उत्सर्जित होता है। क्लियर, बनता है। क्लियर है। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। अब इसमें देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है वो कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में पौधे द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन होता है। अब जल का उपचयन किस लिए होता है? तो ऑक्सीजन के बनने में, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किस लिए होता है? तो ग्लूकोज के बनने में होता है। क्लियर। इस प्रक्रिया में पत्ती की कोशिकाओं से जल सीरा से परासरण यानी ऑस्मोसिस के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करता है यह सॉलिसिटर जनरल, और महान न्यायवादी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। क्लियर। अटॉर्नी जनरल का मतलब महान न्यायवादी, तो महान न्यायवादी सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं भारत सरकार का, लेकिन दूसरे स्थान पर सॉलिसिटर जनरल का नाम आता है और यह अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक होते हैं, संवैधानिक नहीं होते, केवल वैधानिक होते हैं। क्लियर। और यह अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करता है। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई छूट प्रतिशत क्या है जो एसी में बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में लागू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। रेल मंत्रालय ने 8 जुलाई 2023 को घोषणा की कि वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में मूल किराए से 25% तक की कटौती की जाएगी। 25% तक की कटौती की जाएगी। क्लियर। इसमें कहा गया है कि यह निर्णय उन ट्रेनों में रियायती किराया योजना का हिस्सा है जिसमें पिछले 30 दिनों के दौरान 50% से कम सीटें देखी गई है। यह योजना अनुभूति यानी उड़ान अनुभव, अनुभूति का मतलब उड़ान अनुभव, ऐसे ट्रेन का
बोगी कोच बनाया जाता है जिसे अनुभूति कहा जाता है, जिसमें बैठने पर उड़ान जैसा, वायुयान में उड़ान जैसा अनुभूति महसूस होता है। क्लियर। और विस्टाडोम कोच कहा जाता है जिसका जो बर्थ होता है, सीट होता है, वो 180 डिग्री घूमने वाला चेयर होता है, उसे विस्टाडोम कोच कहा जाता है। और अनुभूति जो उड़ान अनुभव कराता है उसको अनुभूति कोच कहा जाता है ट्रेन में। क्लियर। तो इन दोनों कोचों सहित एसी चेयर में बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कक्षाओं में लागू होगी। यह योजना अवकाश या त्योहार विशेष आदि के रूप में शुरू की गई जो स्पेशल ट्रेन होगा उस पर यह योजना लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? सबसे पहले ब्रिटेन में 1982 ईस्वी में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य का संबंध इनमें से किससे है? भक्ति से है, द्वैतवाद से है, विशिष्ट द्वैतवाद से है या एकेश्वरवाद से है? तो ध्यान देंगे, रामानुजाचार्य भगवान राम, ध्यान रखें, याद करने के लिए क्या कहते हैं हम कि भगवान राम में विशिष्ट गुण था, इसलिए ध्यान रखेंगे विशिष्ट द्वैतवाद, क्योंकि कई प्रकार के मत दिए गए थे, तो आपको याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे रामानुजाचार्य ने, क्योंकि भगवान राम में विशिष्ट गुण था इसलिए इसको याद रखेंगे विशिष्ट द्वैतवाद मत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। तो रामानुजाचार्य जो 1017 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1037 ईस्वी तक ये रहे थे, 1137 तक रहे थे। क्लियर। तो ध्यान देंगे, इनका जन्म मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर हुआ था और इनके गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश थे। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसी दर्शन को विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। अब कई प्रकार के मत, उसके प्रवर्तक और कुछ संप्रदायों की चर्चा कर लेते हैं। अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण भारत में चार मतों का प्रतिपादन किया गया था। ध्यान देंगे, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया था उत्तर भारत में, इसी के विरोध में दक्षिण भारत में 4 मत का प्रतिपादन अलग अलग संतों के द्वारा किया गया था। क्लियर। तो उसमें से याद रखेंगे, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे तथा इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। द्वैतवाद के प्रतिपादक निम्बार्कचार्य थे, इन्होंने शनक संप्रदाय की स्थापना की थी। द्वैतवाद के प्रतिपादक माधवाचार्य थे, जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था दक्षिण भारत में। क्लियर। ध्यान देंगे, रामदास के द्वारा धरकरी संप्रदाय की स्थापना किया गया और तुकाराम के द्वारा बरकरी संप्रदाय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए विंडोज लोगो की का प्रयोग और +L का प्रयोग किया जाता है। विंडोज लोगो कीज और +L का प्रयोग करके ही हम विंडोज 10 में लॉक कर सकते हैं पीसी को। क्लियर। विंडोज 10 पीसी को खोलने यानी ओपन करने के लिए विंडोज लोगो की और की को दबाया जाता है। क्लियर। पूर्व में सेव किए गए डॉक्यूमेंट खोलने हेतु Ctrl+O को दबाया जाता है। पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए शॉर्टकट की CRTL+Z होता है। प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखना है तो CRTL+F2 होता है। और पूर्व से रद्द किए गए आदेश को पुनः प्रभावी बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की CRTL+Y होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह संयोजी यौगिक सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? इसमें से सह संयोजी यौगिक क्या है, पहले इसको समझिएगा। तो जिन यौगिक अणुओं में परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं वैसे यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं या कोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पर मीथेन यानी CH4, C2H6, H2O, NH3, CCl4, H2S और SO2। क्लियर। यानी मीथेन को इसी के अंतर्गत रखा जाता है, एसिटिलीन को, इसके अलावा जल को, अमोनिया को, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, हाइड्रोजन सल्फाइड को और सल्फर डाइऑक्साइड को, ये सभी सहसंयोजी यौगिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सहसंयोजी यौगिक के गुण क्या होते हैं? सहसंयोजी का मतलब होता है अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए आपस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आप आदान प्रदान कर देते हैं, इसे ही सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। क्लियर। अब सहसंयोजी यौगिक के गुण क्या होते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक कार्बनिक विलेयकों में विलेय होते हैं लेकिन जल में ये अविलेय होते हैं। सहसंयोजी यौगिक ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं।
ससंयोजी यौगिक प्रायः आयन नहीं बनाते। ससंयोजी यौगिक ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। ससंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल के कारण कम होता है। क्लियर, ध्यान रखें। तो इसमें कौन सा गुण धर्म जो है ससंयोजी यौगिक का नहीं है? ऑप्शन में दिया ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। पहला ऑप्शन दिया विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये तो ससंयोजी यौगिक के सामान्य गुण है, गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बनाते हैं, बिल्कुल साझेदारी के कारण ही तो ससंयोजी यौगिक कहलाता है। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं, बिल्कुल ही ये भी सही है, ये आयन नहीं बनाते हैं। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ये कथन जो है वो ससंयोजी यौगिक के बारे में गलत कथन है। क्लियर, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ध्यान देंगे, ये कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सीताकुंड हॉट स्प्रिंग स्थित है? यानी सीताकुंड गर्म पानी का झील जो है, गर्म पानी का जो स्रोत है वो कहां स्थित है? ध्यान देंगे, बिहार के मुंगेर जिला में सीताकुंड स्थित है जो गर्म जल का स्रोत है। बिहार के दो ऐसे जिला है जहां पर गर्म जल के स्रोत मिलते हैं। पहला ध्यान रखेंगे मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, गोमुख कुंड तथा ऋषि कुंड है। इसके अलावा बिहार के नालंदा जिला में राजगीर में स्थित है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में सतधारा कुंड, मखदुम कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड तथा नानक कुंड है जो गर्म झरना के लिए जाना जाता है। क्लियर, तो जो दो जिला मुंगेर और नालंदा जिला, मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, गोमुख कुंड और ऋषि कुंड, जबकि नालंदा में के राजगीर में सतधारा कुंड, मखदुम कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड तथा नानक कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना है, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर। क्लियर, यह पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन परियोजना है। यह परियोजना की शुरुआत 1986 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति के लिए गेल इंडिया लिमिटेड को शामिल करने के बाद की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? आप देखेंगे ऑपरेशन फ्लड द्वितीय, ऑपरेशन फ्लड जैसी नाम आ गया तो दुग्ध की आपूर्ति के लिए क्रांति चलाया गया था, जिसे ही दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। आज चूंकि द्वितीय जोड़ा हुआ है तो ये दूसरा चरण होगा। क्लियर, अब ऑपरेशन फ्लड जो है वो 3 चरणों में चलाया गया था। क्लियर, ये 3 चरण कौन से थे? पहला चरण 1970 से 1978 तक चला, दूसरा 1978 से 1985 तक, तीसरा 1985 से 1994 तक चलाया गया था दुग्ध की आपूर्ति के लिए यह योजना। क्लियर, जिसके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई और भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान के कैवा संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था एकता एवं अखंडता जैसे शब्द को जोड़े गए थे। क्लियर, पंथ निरपेक्ष की अवधारणा संविधान में प्रयुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की पदावली में पहले से ही अंतर्निहित थी, लेकिन प्रस्तुत संशोधन यानी 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में जब किया गया तो इसके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता बल्कि उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसके तहत संविधान में कुल 89 प्रावधान को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सामान्य वीडियो प्रतियोगिता शुरू किया है? खूब अच्छा क्वेश्चन है। जन वीडियो प्रतियोगिता राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता की शुरुआत किया गया। अब ये है क्या, जरा इसको समझिएगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इन्होंने प्रतिभागियों के लिए 2.7 लाख 3 लाख रुपए के दैनिक नगद पुरस्कार के साथ जन सम्मान नामक एक वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता में योजनाओं पर लघु वीडियो शूट करना और उसको अपलोड करना शामिल है। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लोगों को 30 से 120 सेकेंड की लंबाई के वीडियो बनाने होंगे, यानी आधा मिनट 30 सेकेंड से लेकर
2 मिनट यानी 120 सेकेंड तक के वीडियो बनाने होंगे और उन्हें हैशटैग जन सम्मान जय राजस्थान के साथ कम से कम 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। यानी एक तो यूट्यूब पर कर दीजिए, एक इंस्टाग्राम पर कर दीजिए या फेसबुक पर कर दीजिए। तो हैशटैग जन सम्मान जय राजस्थान के साथ 2 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। इसके बाद इन वीडियो क्लिप के लिंक एक समर्पित सरकारी वेबसाइट पर जमा किए जाएंगे। यहां से दैनिक आधार पर विजेताओं का चयन कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता के तहत दैनिक प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये होगा, जबकि दूसरे एवं तीसरे पुरस्कार की राशि 50,000 रुपये दूसरे और तीसरे के लिए 25,000 रुपये। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, तो 6 अगस्त को प्रतियोगिता समाप्त होने तक 6 अगस्त को समाप्त होगा, तो यह प्रतियोगिता समाप्त होने तक प्रतिदिन 100 प्रतिभागियों के लिए 1,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी घोषित किया जाएगा इस योजना के तहत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोबेराइनर के ट्रिक की उपलब्धि क्या थी? जोबेराइनर ने ट्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने के लिए ट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन जोबेराइनर के द्वारा किया गया था सन 1829 ईस्वी में। जोबेराइनर ने आवर्त सारणी के तत्वों को गुणधर्म के परमाणु द्रव्यमानों से जोड़ने का पहला प्रयास किया था। इस क्रम में उन्होंने 1829 ईस्वी में ट्रिप्लॉइड थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जिसमें इन्होंने तत्वों के 3-3 की श्रेणी का निर्माण किया, जिसमें मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्व के परमाणु भार का औसत होगा। क्लियर? आवर्त सारणी के तत्वों को उसके गुणों के आधार पर सजाने हेतु दूसरा प्रयास न्यूलैंड ने किया 1863 ईस्वी में, जिन्होंने ऑक्टेन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। क्लियर? ऑक्टेन थ्योरी के तहत इन्होंने बताया था, अष्टक का नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले तत्व के गुण के समान होगा। परमाणु द्रव्यमान सिद्धांत का प्रतिपादन मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में किया, जिनके आधार पर तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाया गया। अतः मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। मोसले के द्वारा 1913 ईस्वी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया गया। अतः मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में लाया गया था या किसके शासनकाल से संबंधित था अष्ट प्रधान? तो अष्ट प्रधान जो थे वो प्रशासनिक मंत्री स्तरीय एक कैबिनेट होता था अष्ट प्रधान का, जो शिवाजी के द्वारा लागू किया गया था। शिवाजी का शासनकाल 1627 ईस्वी से में इनका जन्म हुआ था और 1680 ईस्वी तक ये रहे थे। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख के लिए 8 मंत्रियों का एक संगठन बनाया, जिसे ही अष्ट प्रधान कहा जाता है। और वो अष्ट प्रधान और उनके कार्य जरा देख लेते हैं। तो अष्ट प्रधान में पहला जो विभाग था वो पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, इसका काम आप ध्यान रखेंगे। अष्टों विभाग का नाम याद रखेंगे। पेशवा जिसे प्रधानमंत्री, सरीय नौबत सेनापति, अमात्य राजस्व मंत्री होते थे, बकायनदीश, चिटनीस, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश, यही 8 अष्ट प्रधान विभाग कहलाते थे। क्लियर? जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में, इनका काम राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। दूसरा सरीय नौबत, जिन्हें सेनापति कहा जाता था, इनका काम सैन्य प्रधान की देखरेख करना। अमात्य तीसरे स्थान पर, जिन्हें राजस्व मंत्री कहा जाता था, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। बकायन 20 का काम सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों के ये अध्यक्ष होते थे। चिटनीस का काम होता था राजकीय पत्रों को पढ़कर भाषा शैली को देखना। सुमंत, अष्ट प्रधान में सुमंत का काम विदेश मंत्री का होता था। पंडित राव का काम धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करने के लिए, और न्यायाधीश का काम न्याय विभाग का प्रधान होते थे ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी के अलावा ध्यान रखेंगे तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से तुलुक वंशीय शासक कृष्णदेवराय, इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। ये 8 दिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु भाषा साहित्य के विद्वान कवि होते थे, जिन्हें ये अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्लियर? और भारतीय इतिहास में 2 ऐसे शासक हुए जिनके कार्यकाल में, जिनके शासनकाल में जो नवरत्न हुआ करते थे। सबसे पहला शासक गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। क्लियर? जबकि दूसरा शासक मुगल वंशीय शासक अकबर हुआ करते थे, जिनके दरबार में भी नवरत्न रहते थे। क्लियर? अब ध्यान देंगे, अकबर के दरबार के नवरत्न बीरबल, अबुल फजल, टोडरबल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अबुल रैब खान खाना, मुल्ला दुप्याजा, हकीम, हुकाम। क्लियर? ठीक उसी तरीका से अगर गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चलेंगे तो इनके दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे। क्लियर? इनके दरबार में भी नवरत्न ही हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में हुआ करती थी?
तो सबसे ज्यादा रोहतास जिला में जो है वो सबसे ज्यादा रोहतास में, बिहार के रोहतास में सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई होती है प्रतिशत के रूप में भी। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिहार में सिंचित भूमि का लगभग 30% से अधिक भाग नहरों में से ही सींचा जाता है, जिसमें पहले स्थान पर रोहतास जिला का नंबर आता है। यहां पर नहरों से सिंचाई 86.32% सबसे ज्यादा। दूसरे स्थान पर बिहार का भोजपुर जिला आता है, जहां पर नहरों से सिंचाई 73.8%, और तीसरे स्थान पर औरंगाबाद आता है, जहां 71.1% नहरों से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सू नहर किसे जोड़ देती है? तो सू नहर जो है वो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ने वाली नहर है। ये सू नहर अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखेंगे। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ देती है। ईरी नहर की बात करेंगे तो यह भी अमेरिका में स्थित है, और यह ईरी झील और मिशिगन झील को आपस में जोड़ देती है। इसके अलावा बेलेंड नहर की बात करेंगे तो अमेरिका में स्थित है, ईरी झील और ओंटेरियो झील को आपस में जोड़ देती है। अल्बर्ट नहर की बात करेंगे तो पश्चिम यूरोप में स्थित है, एंटवर्प लीग और बेनेक्स झील को आपस में जोड़ देता है। पनामा नहर की बात करें तो पनामा में स्थित है, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ देती है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है, यह भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। केपी नहर भारत में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपस में जोड़ने का काम करती है। मैनचेस्टर नहर ब्रिटेन में स्थित है, यह मैनचेस्टर और लिवरपूल को आपस में जोड़ देती है। गोटा नहर स्वीडन में स्थित है, जो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को आपस में जोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनके कार्यकाल ग्रहण करने के समय से लेकर 5 वर्ष तक इनके कार्यकाल की अवधि होती है। ये मेयर होते कौन है, जरा समझिएगा। तो 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 के अनुसार मेयर का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन को नियत तारीख से 5 वर्ष का होगा, यह कहा गया अनुच्छेद 243 के में। भारत में महापौर एक नगर निगम का प्रमुख होता है, जो संबंधित भारतीय कस्बों और शहरों पर शासन करता है। किसी शहर का मेयर उस शहर का प्रथम नागरिक अधिकारी होता है या नागरिक होता है। इस प्रकार के देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, राज्य के प्रथम नागरिक कौन? राज्यपाल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से नगर का प्रथम नागरिक जो होता है वो मेयर होता है। महापौर का चुनाव या मेयर का चुनाव नगर निगमों के सदस्य के द्वारा किया जाता है, जिन्हें नगर परिषद कहा जाता है। और नगर परिषद को कौन चुनता है? आम जनता के द्वारा नगर परिषद चुना जाता है। मेयर के अलावा डिप्टी मेयर और मेयर के अलावा भी डिप्टी मेयर भी होते हैं, जिनका चुनाव वार्ड परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है और उनमें सही कथन का चयन करना है। 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करती है, इसका मतलब अपचयित हुआ है। इसका मतलब अपचयन उसका हुआ है। क्लियर? पहला कथन है। दूसरा कथन, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अपचयन और रिडक्शन में क्या अंतर है? अपचयन यानी रिडक्शन अंग्रेजी, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। तो ध्यान देंगे, अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, जिसे अपचयन कहा जाता है। तो कथन 1 तो बिल्कुल सही है, अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग होता है, लेकिन उपचयन में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। क्लियर? दूसरा अंतर अपचयन और उपचयन में, अपचयन यानी रिडक्शन में हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है, अपचयन में हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है, तो कथन 2 भी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन का ग्रहण किया जाता है और उपचयन में हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है और उपचयन में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। अपचयन यानी रिडक्शन में ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का त्याग होता है। और ऑक्सीडेशन यानी उपचयन में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। अपचयन यानी रिडक्शन विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में कमी लाता है, जबकि उपचयन विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में वृद्धि करता है, क्योंकि ऑक्सीजन को यह ग्रहण करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोनों ही कथन जो है वो सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस राज्य की टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है? तो हॉकी मध्य प्रदेश ने फाइनल में हॉकी झारखंड को 1-0 से हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम कर ली है, यानी मध्य प्रदेश ने इसे जीत लिया है। ओडिशा के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चल रही 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप, पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 खेले गए फाइनल में उत्तर प्रदेश ने ओडिशा को 7-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। पुरुषों वाला कौन? उत्तर प्रदेश जीता, जबकि महिलाओं वाला मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घटना ... एक परिणाम रहित विजय है,
यह कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा था? स्टेनली लेवपुल ने यह कथन कहा है सिंध विजय के उपरांत। सिंध का विजय जब अरबों ने किया, राजा दाहिर को हराया, तो इसी घटना को उन्होंने घटना एक परिणाम रहित विजय है इस रूप में उसको प्रस्तुत किया स्टेनली लेवपुल ने। क्लियर? अब ध्यान देंगे, अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। इसी विजय के बारे में स्टेनली लेवपुल ने कहा था एक घटना है मात्र और यह एक परिणाम रहित विजय है, मतलब इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया, ऐसा विजय है। यह स्टेनली लेवपुल ने कहा था सिंध पर आक्रमण जब अरब ने किया था उसके लिए। क्लियर? मुगल कालीन शासक हुमायूं के बारे में स्टेनली लेवपुल ने कहा था हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। इसकी मृत्यु पर, हुमायूं की मृत्यु पर कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहा जाता है? जब आयात और निर्यात, दूसरे देशों से आयात और निर्यात जो है वो पूरी तरीके से बंद पड़ जाए तो इसे बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। बंद अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशिष्ट उदाहरण है, क्योंकि समाज मात्र में ही अर्थव्यवस्था उन्नत होती है इसमें। क्लियर? किसी दूसरे देश से अर्थव्यवस्था नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशिष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टॉल के दौरान होती है? डायस्टॉल के दौरान होती है तो वेंट्रिकल में रक्त प्रवाह जो होता है, रक्त प्रवेश जो होता है, वो घटना डायस्टॉल के दौरान होती है। अब ये डायस्टॉल क्या है समझिएगा। तो मानव हृदय यानी हार्ट में डायस्टॉल के दौरान वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश होता है। अब डायस्टॉल यानी अनुशीतलन, इसे हिंदी में अनुशीतलन यानी फैलाव जिसे कहेंगे, जब हमारा हृदय फैलता है और उसमें हवा प्रवेश करता है, ऑक्सीजन प्रवेश करता है, रक्त प्रवेश करता है उसमें, तो अनुशीतलन यानी डायस्टॉल जो होता है, हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और रक्त इसमें भर जाता है, अर्थात हृदय के फैलने की अवस्था ही डायस्टॉल यानी अनुशीतलन कहलाती है, जबकि हृदय की पेशियों के सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन यानी सिस्टोल कहा जाता है। मानव हृदय 1 मिनट में औसतन 70 से 72 बार धड़कता है, अर्थात 0.1 सेकेंड में एक धड़कन पूरा करता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त को पंप कर जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है, जिसमें सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है? तो इंटर कुंजी का प्रयोग कर लिया जाता है। नए पैराग्राफ को अगर बनाना है किसमें? एमएस वर्ड में, तब इंटर कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय लेफ्ट अलाइन होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को फॉन्ट कहा जाता है। एमएस वर्ड विंडो के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, माउस पॉइंटर और स्पेस बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन दो नेताओं ने भारत भ्रमण कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों ऐसे नेता थे जो भारत का भ्रमण किए थे और सामाजिक उत्थान का कार्य किए थे। इसमें से ध्यान रखेंगे, लोकमान्य तिलक ने सामाजिक उत्थान हेतु आगरकर से मिलकर सस्ती शिक्षा की योजना बनाई और 1890 ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला था। साथ ही राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव को 1895 ईस्वी में और गणपति उत्सव को 1893 ईस्वी में मनाने की प्रथा जारी की। गांधी जी बुनियादी शिक्षा के समर्थक थे। इनके द्वारा समाज सुधार करना और गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वे शिक्षा पर बहुत बल देते थे। वे सामाजिक असमानता के विरुद्ध थे और हरिजनों को अन्य जातियों के साथ समान व्यवहार करते थे। तो यही दो नेता, गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो ध्यान देंगे, चैलेंजर। अब यहाँ पर आपको मेरियाना गर्त नहीं आया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चैलेंजर गर्त जो है वो मेरियाना गर्त के ही दक्षिण पूर्व भाग को चैलेंजर गर्त कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे गहरी गर्त या खाई या ट्रेंच प्रशांत महासागर के फिलीपींस द्वीप के मिंडानाओ द्वीप में स्थित मेरियाना गर्त है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है, यानी 11.033 किलोमीटर है। इसका आकार अर्धचंद्राकार है तथा इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, जब माउंट एवरेस्ट पहाड़ सहित डाल दिया जाए इस मेरियाना ट्रेंच में, फिर भी 1.5 किलोमीटर नीचे चला जाएगा यह जो माउंट एवरेस्ट है समुद्र में। क्लियर?
कितना गहरा है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है कैसे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने के लिए महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लगाकर हटाया जाता है पद से। क्लियर? अब देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कराचार के आधार पर अगर उसे बहुमत पारित कर दिया जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। क्लियर? भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त, भारतीय चुनाव आयोग भाग 15 और अनुच्छेद 224 से लेकर 229 तक में इसकी चर्चा मिलती है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है इनके पास। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वही होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। इसे पदच्युत करने के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना जरूरी होता है। तो ध्यान देंगे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लगा के इनको इनके पद से हटाया जाता है। क्लियर? वर्तमान समय में, अच्छा एक बात और, महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट। ध्यान रखेंगे, महाभियोग, महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। क्लियर? इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग महाभियोग के लिए किया गया है और ये शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाएगा। क्लियर? और रिमूव, REMOV, रिमूव शब्द का इस्तेमाल पद से हटाने, हटाने इसका हिंदी होता है हटाने। तो रिमूव शब्द का इस्तेमाल बाकी के जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, इन सभी को हटाने के लिए रिमूव शब्द का चर्चा किया गया है। क्लियर? महाभियोग के लिए केवल एक शब्द, इनके लिए राष्ट्रपति के लिए। क्लियर? अब ध्यान देंगे, वर्तमान समय में भारतीय चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है जो 1993 ईस्वी से, हालांकि 1989 ईस्वी में ही इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया था, बाद में इसे 1 सदस्यीय बना दिया गया, पुनः फिर 1993 ईस्वी में इसे त्रिस्तरीय बना दिया गया है। वर्तमान समय में यह त्रिस्तरीय आयोग है। इसमें वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है 25वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाली पहली भारतीय लड़की बनी है? दीपिका देशवाल। दीपिका देशवाल जो है वो, ध्यान रखेंगे, न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भाषण देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बनी है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तीसरी बार महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। दीपिका देशवाल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के लिए पहले ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रसायन का नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, वो है जिप्सम का। जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम डाइहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 होता है। इसे सेलेनाइट या सेल खड़ी या हरसौठ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल के भी 2 अणु मौजूद रहते हैं और यह जल के 2 अणु जो मौजूद रहते हैं वो 393 केल्विन से अधिक तापमान पर अगर जिप्सम को गर्म कर दिया जाता है तो पूरी तरीका से निर्जलीय हो जाता है, यानी 2 अणु जो जल का मौजूद है वो इससे हट जाता है और कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। क्लियर? तो जिप्सम से ही कैल्शियम सल्फेट बनाया जाता है। ध्यान देंगे, जिप्सम का प्रयोग सीमेंट के जमने की दर को कम करने में तथा मिट्टी की क्षारीयता को कम करने में भी किया जाता है। जिप्सम को गर्म करने के उपरांत प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 का निर्माण किया जाता है। बेकिंग सोडा जो है NaHCO3, इसे सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। धोबन सोडा की अगर बात करेंगे Na2CO3 × 10H2O होता है। इसका IUPAC नाम सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट होता है। अब ध्यान रखेंगे, Na2CO3 की बात किया जाए तो इसे सोडा ऐश कहा जाता है। जब इसमें जल लग जाता है, जल मिल जाता है तो यह धोबन सोडा हो जाता है। क्लियर? धोबन सोडा को ही गर्म कर दिया जाता है तो बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर का यानी खाने वाला सोडा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा स्थापित किया गया था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना 1915 से 16 ईस्वी में काबुल में इन्होंने स्वतंत्र सरकार की, भारतीय सरकार की स्थापना की थी। क्लियर? जर्मनी सरकार ने इस सरकार को, यानी जो भारत का प्रथम स्वतंत्र
भारतीय सरकार था, काबुल में बनाया गया था, जर्मनी सरकार ने इसे मान्यता प्रदान की थी। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को पश्चिम अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अब इसमें ऑप्शन में आपका है लाला हरदयाल। आप ये मत मार दीजिएगा कि स्वतंत्र भारतीय सरकार है, और ये एक क्रांतिकारी गतिविधि था। लाला हरदयाल का गदर पार्टी जो था वो एक क्रांतिकारी गतिविधि के द्वारा तैयार किया गया एक पार्टी था, क्लियर, जो क्रांतिकारी गतिविधि के लिए था। तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को जो पश्चिमी अमेरिका में पड़ता है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम इसके प्रथम कोषाध्यक्ष बनाए गए थे गदर पार्टी के। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसका जर्मन व जापान ने समर्थन किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे, यह सभी प्रकार के करेंसी नोट को जारी कर सकता है। बिल्कुल गलत है, सभी प्रकार के करेंसी नोट को आरबीआई जारी नहीं करता है। 1 रुपया का नोट और 2 रुपया का नोट आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है, इसे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे, तो यही कथन जो है आरबीआई के बारे में कथन सही नहीं है। बाकी है, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। यह बैंकों का बैंक है। बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा का विनिमय भी करता है। ये भी सही है। क्लियर। ध्यान देंगे, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ईस्वी के अनुसार हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश के आधार पर किया गया था। प्रारंभ में इसकी केंद्रीय कार्यालय जो है शुरू में जब बनाया गया था 1935 ईस्वी कलकत्ता में बनाया गया था। बाद में 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु 1949 ईस्वी में जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो भारत सरकार का उपक्रम यह बन गया है। वर्तमान समय में यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसकी विनिमय करना और परिचालन करना, परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट कर देना, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना, ये सभी काम होता है आरबीआई का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटम रेखा क्या होता है? तो डेटम रेखा जो है वो समान ऊंचाई समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है, उसे ही डेटम रेखा के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे, इस माप के लिए थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है उसे डेटम रेखा कहा जाता है, और इसके लिए थियोडोलाइट नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 2021-22 के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर जो रहा है वो पंजाब राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ध्यान देंगे, ये है क्या? पीजीआई यानी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई यानी प्रोग्रेस ग्रेडिंग इंडेक्स तैयार किया है, जो व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक बनाकर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करेगा। 2021-22 के लिए पीजीआई यानी प्रोग्रेस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेडों में वर्गीकृत किया है, जहां उच्चतम प्राप्त ग्रेड दक्ष है, जहां सबसे ज्यादा उच्चतम जो प्राप्त ग्रेड जो प्राप्त करेगा जो राज्य, उसे दक्ष दिया जाएगा। और जो कुल 1000 अंकों से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। यानी 1000 अंकों में अगर 940 अंक अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्राप्त करता है तो उसे दक्ष ग्रेड दिया जाएगा। क्लियर। जबकि सबसे निचले ग्रेड को आकांक्षित 3 नाम दिया गया है और जो 460 तक के स्कोर के लिए बनाया गया है। इस सूचकांक में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उच्चतम ग्रेड यानी दक्ष को प्राप्त नहीं किया है। इस सूचकांक में केवल 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने अर्थात चंडीगढ़ और पंजाब ने, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ और राज्यों में पंजाब ने इस ग्रेड में प्रचेष्टा 2 यानी जिसका स्कोर 641 से 700 के बीच रहा है। इस प्रकार पहला सूचकांक 2017 और 18 में जारी किया गया था, यानी सबसे पहले पीजीआई 2017 और 18 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा इसमें से
नहीं है। ध्यान देंगे 5R का हिसाब सतत विकास है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? यह एक आयोजन सिद्धांत है जिसका उद्देश्य मानव विकास लक्ष्यों को पूरा करना, साथ ही प्रकृतियों प्रणालियों को मनुष्यों को आवश्यक प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए सतत विकास को लागू किया गया है। सतत विकास को पहली बार रियो डी जेनेरियो ने 1992 ईस्वी के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में शुरू की गई रियो प्रक्रिया के साथ संस्थागत रूप से दिया गया था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास लक्ष्य को 2015 से लेकर 2030 को अपनाया है। सतत विकास के लिए आवश्यक 5R जो है वो है, पहला रिड्यूस यानी कम करना, रिड्यूस का मतलब कम करना। दूसरा पुनः उपयोग यानी रीयूज। तीसरा है रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण। चौथा है पुनर्निर्माण, पुनर्विनिर्माण यानी रीमैन्युफैक्चरिंग। और पांचवा मरम्मत या नवीनीकरण है यानी रिपेयर और फर्निश है। क्लियर? तो इसमें पुनर्जनन जो है वो शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। 5R है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीमैन्युफैक्चर और रिपेयर या रीफर्निश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे महादेश और उनके उपनाम की जरा चर्चा कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एशिया, एशिया महादेश को सभ्यता का पालना कहा जाता है, सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है, सभ्यता एवं संस्कृति का गढ़ कहा जाता है, विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है और मानव का घर कहा जाता है एशिया महादेश को। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसे द्वीपीय महाद्वीप, सुनहरी ऊन की धरती, ओसनिया महाद्वीप, समतल मैदानों की धरती और धरती का अंत के नाम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। अफ्रीका महादेश की बात करें तो पठारों का महाद्वीप और अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप, निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप, कोलंबस का भारत इसे ही कहा जाता है। यूरोप की बात करें, यूरोप महादेश को आधुनिक सभ्यता का केंद्र, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, यूरेशिया का प्रायद्वीप यूरोप का कहा जाता है। जबकि अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा फ्रीज, श्वेत महाद्वीप और सफेद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिमऊ शक्ति किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो हरिमऊ शक्ति जो है वो भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्लियर? यह वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है दोनों देशों के बीच और यह 2012 से वर्तमान समय तक आयोजित किया जा रहा है। अब कुछ देश और उनके सैन्य अभ्यास भारत के साथ जरा देखिएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो मित्र शक्ति है, स्लाइनेक्स है। भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति, हरमऊ, ये सैन्य अभ्यास है। जबकि भारत और फ्रांस के बीच गरुड़, वरुण, शक्ति, फ्रिंजेक्स, ये सभी भारत और फ्रांस के बीच युद्ध सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? करने के लिए किया जाता है। क्लियर? करने के लिए किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है जरा इसको समझिएगा। तो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जैसे टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र इत्यादि ध्वनि को भी ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर? अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? टेलनेट क्या है? तो टेलनेट का पूरा नाम होता है टेली टाइप नेटवर्क। यह टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। जबकि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस तिथि को मनाया जाता है? 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट में अपनी जान गंवाई या मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की सहायता हेतु अपने प्राणों की आहुति कर दिया। वर्ष 2008 में स्वीडन द्वारा प्रस्तावित विश्व मानवता दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित, यानी इसे प्रस्तावित किसने किया? स्वीडन ने प्रस्तावित किया था 2008 में और मनाया किसने पहली बार? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? कथन पढ़ते, वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से मिलकर बनती है, गलत बात है। यह कथन जो है वो सही आपका नहीं है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी बात गलत है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर के साथ नहीं लगती, ये भी गलत है। तो कोई भी बात जो है वो आपको सही नहीं दिया गया है। वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों से मिलकर बनती है। ध्यान देंगे, 5 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, न कि उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की सीमा से लगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का नाम आता है जम्मू कश्मीर में। क्लियर? तो और इसके अलावा पंजाब की भी सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मौलिंग नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मौलिंग नेशनल पार्क भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह मुख्य रूप से ऊपरी सियांग जिले और पश्चिमी सियांग के कुछ हिस्सों तथा पूर्वी सियांग के जिलों में फैला हुआ है और यह 1972 ईस्वी में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद राज्य में बनाया जाने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। आज की सेवा को देते हैं फ्रेंड्स विराम। फिर मिलेंगे प्रैक्टिस में, आप रिवीजन कीजिएगा, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। बहुत बहुत